Hello students, good morning and welcome to our YouTube channel. So as we all are going through this lockdown, this pandemic disease, this is the only medium to communicate with you, that is online classes. So today I am here with the subject economics from the class 11th. We are with the first chapter, that is economics, economy and central problem of economy. So as recently you have joined the commerce and humanities section from passing out of 10th class, आप 11th में आ चुके हैं, तो आपको मैं बता दूं कि economics is very interesting subject and little bit confusing as well. अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो confusing subject बोल करके थोड़ा सा हमको टेंशन दे दी, बट ऐसा है नहीं. कन्फ्यूजन इसलिए है कि अगर आपने थोड़ा सा कम ध्यान लगाया या फिर आपने ये सोचा कि मज़े मज़े में तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो डेफिनेटली दिस सब्जेक्ट इज़ गोइंग टू कंफ्यूज यू इन द फुलेस्ट लेवल. सो आपको बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर फोकस्ड रहना है, मिनिमम एफर्ट के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेनी है. तो इसके साथ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग शुरू करते हैं. आज का हमारा जो टॉपिक होंगे, द पॉइंट्स ऑफ टॉक, दैट विल बी द फर्स्ट विल बी इंट्रोडक्शन, कि आपका इकोनॉमिक्स है क्या. उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो एंड माइक्रो, यानी हम लोग पढ़ेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है. उसके बाद हमारे पास कुछ आएगा द बेसिक टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट एंड वी विल स्टडी दीज 3 पॉइंट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज इंट्रोडक्शन, मतलब इकोनॉमिक्स क्या है. लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कुछ भी है, इससे पहले जो आपका मैक्रो माइक्रो हटा दें तो बच जाता है इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट कि आपके इस वर्ल्ड में नथिंग इज एट द फुलेस्ट एक्सटेंट. जिसका मतलब है कि कोई भी चीज़ भरपूर मात्रा में नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर स्केर्स, यानी कि वो लिमिटेड हैं. हमारी ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती और रिसोर्सेज हमारे बनते नहीं हैं, बिकॉज गॉड गिफ्टेड है ना. तो नेचर तो हमको बना के दोबारा देगा नहीं कि भाई ये लो आपने रिसोर्सेज ख़त्म कर लिया, ये लीजिए, ये पानी ख़त्म हो गया, ये लीजिए, फॉरेस्ट ख़त्म हो गया, ये लीजिए, ये मिनरल ख़त्म हो गया, ये लीजिए. नो, द नेचर इज़ नॉट गोइंग टू गिव अस बैक. हम जितना उसको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू रिन्यूएट, वी आर नॉट एबल टू रीजनरेट इट, which means the resources are scarce in comparison to our need. बच्चे, हमारे ज़रूरतों के अनुसार, हमारे ज़रूरतों के मुकाबले रिसोर्सेज इतने कम हैं कि if we are not going to use it rationally, we have to face problem in near future. भविष्य में हमको इसका सामना करना पड़ेगा मुसीबतों के साथ में. लाइक आपका अगर पानी की बात करें तो हमारी कंट्री का 50 to 60% रीजन जो ऐसे हैं जो आज सूखे की कैटेगरी में आ गए हैं, और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 10-15 सालों में 90% हमारे इंडिया के जो स्टेट्स होंगे वो सूखे पड़ जाने वाले हैं. तो इसका मतलब क्या हो गया, none of the resources will fulfill our need till the earth exists, which means earth will exist but resources will be खत्म हो चुके होंगे. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, when the resources are scarce and the need are more, the first thing arrives. जब आपकी जेब में पैसे कम हो और ज़रूरतें ज़्यादा हो, तो पहली चीज़ आपको दिमाग में क्या आती है, the problem ऑफ चॉइस. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आपको देखना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि आप ये सोचते हैं कि अगर रुपए मेरी जेब में कम हैं तो किस चीज़ को मैं सबसे पहले खरीदूं, या फिर किस चीज़ को आज खरीदूं ही नहीं
उसको मैं कल खरीद लूँगा, क्योंकि आज जिसकी ज़रूरत है पहले उसे खरीदेंगे. वी विल परचेज दैट थिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस फॉर टुडे. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग विल बी कंसिडर्ड लेटर ऑन. वी कैन गेट इट बैक टू द नेक्स्ट डे. तो ये क्या आपको दे रहा है? द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. ऑन द अदर एस्पेक्ट, इफ़ यू आर हैविंग द फुल ऑफ मनी इन योर पॉकेट, तो क्या आपको चॉइस की प्रॉब्लम आएगी? नो. आपका मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, पैसा निकाला, ये ले. कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है, पैसा निकाले, भाई ये पी ले. आपको टॉफ़ी खरीदनी है, ये लो. कॉपी खरीदना है, ये लो. होमवर्क भी करना ज़रूरी था, ये चाहिए. पेन खरीदना है, ये लो. गिफ्ट भी देना है, ये लो. योर पॉकेट इज़ फुल ऑफ मनी. तो आपके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. यू विल नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि रिसोर्सेज फुल ऑन. यू हैव टू जस्ट कैरी ऑन, राइट. तो हमें करना क्या है? व्हेन द रिसोर्सेज आर स्केर्स, लिमिटेड, एंड योर नीड आर मोर, मीन्स मोर नीड मीन्स अनलिमिटेड नीड, जो ज़रूरत कभी ख़त्म ही नहीं होती है. तो जब रिसोर्सेज स्केर्स रहेंगे और ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होने वाली रहेंगी, तो कम ज़रूरतों को तो आप कर नहीं सकते. ज़रूरत तो कम होंगी नहीं और रिसोर्सेज बढ़ेंगे नहीं. तो रिसोर्सेज कम है, ज़रूरतें ज़्यादा हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम किस चीज़ की आती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है. इज़ इट क्लियर? तो वाई वी आर स्टडीइंग इकोनॉमिक्स? वी आर स्टडीइंग इकोनॉमिक्स टू मैनेज आवर नीड, राइट. तो हमारे इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या मिला कि स्केर्स रिसोर्सेज होंगे तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? तो आपको समझ में आ गया हाउ योर नीड, हाउ द स्केर्स रिसोर्सेज पुश यू टू द फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. क्लियर है? ओके. तो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग, दैट इज इकोनॉमिक्स. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इज़ इकोनॉमिक्स, जो आपको अक्सर लोग पूछ लेंगे भाई इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है. तो आपने कहा ये चीज़ें हैं और इसमें ये होता है, तो भाई इससे काम नहीं बनने वाला है ना. इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को आपको अच्छे से समझना होगा और अच्छे से उसको मेमोराइज़ भी करना होगा. अदरवाइज लोग कहेंगे इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हैं और आपको उसकी मीनिंग ही नहीं पता, राइट. तो इकोनॉमिक्स की मीनिंग और डेफिनेशन को समझिए और एकदम बाय हार्ट उसको मेमोराइज़ कर लीजिए, है ना. तो इकोनॉमिक्स की मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स इज़ अ subject matter, right. Economics is a subject matter which focuses on rational management of scarce resources in a manner such that the economic welfare can be maximized. क्लियर है? तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर है. सब्जेक्ट मैटर का मतलब है विच कैन बी स्टडीड, जिसको हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं. तो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर विच फोकसेस ऑन रैशनल. रैशनल का मतलब होता है समझ बूझ करके, ध्यान लगा करके, अपने विवेक को यूज़ करके. तो विच फोकसेस ऑन रैशनल मैनेजमेंट, यानी बहुत समझदारी से मैनेज करना. किसको मैनेज करना है? रिसोर्सेज को. और रिसोर्सेज कैसे हैं? स्केर्स हैं या बहुत सारे हैं? स्केर्स है ना. तो रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज इन अ मैनर, और उस स्केर्स रिसोर्सेज को ऐसे मैनेज करना है कि हमारा इन सच दैट द इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी जो हमारे आर्थिक कल्याण है हमारे देश का, कैन बी मैक्सिमाइज्ड. भाई देखो, रिसोर्सेज को यूज़ करने पे जाहिर सी बात है वेलफेयर तो होगा ही इकोनॉमिक टर्म में, हम अपनी कंट्री के बारे में बात करें तो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उसका वेलफेयर हो,
ये होना बहुत ज़रूरी है। तो जो डेफिनेशन निकल के आती है वो क्या बनती है? इकोनॉमिक्स इज सब्जेक्ट मैटर विच फोकसेस ऑन रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज इन अ मैनर सच दैट द इकोनॉमिक वेलफेयर कैन बी मैक्सिमाइज्ड, यानी हमारे आर्थिक कल्याण को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, यानी कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स की प्रोडक्शन हम कर सकें, सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकें और हमारे पॉपुलेशन तक उसको पहुंचा सकें। दिस इज़ द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स में हम अपने रिसोर्सेज को बेटर वे में यूटिलाइज करने के बारे में स्टडी करते हैं। बिकॉज नीड नेवर एंड्स बट रिसोर्सेज आर स्केर्स। ये दो लाइन हमेशा रखिएगा। रिसोर्सेज हमेशा हमारे पास जो हैं वो लिमिटेड हैं और हमारे नीड्स जो है वो अनलिमिटेड है। नीड ख़त्म ही नहीं होती है, नीड बढ़ती चली जाती है। तो ज़रूरत किस चीज़ के? रिसोर्सेज को बहुत ही सोच समझ करके यूटिलाइज करने की है। इज़ इट क्लियर? आई होप कि आपको ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो चुकी होगी, आराम से समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, राइट? Moving to the next topic, that was the macroeconomics and microeconomics. So both of these are the branches of economics. Macro means which is large in pace, and micro means which is large in small in size. So macro means when the macroeconomics is the branch of economics which study the issues ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके किसी भी कंट्री की प्रॉब्लम को पूरे देश की समस्या समझ के स्टडी की जाती है। लाइक प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, प्रॉब्लम ऑफ इलिटरेसी, प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन, प्रॉब्लम ऑफ इनकम जनरेशन, प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रॉब्लम ऑफ डिमांड, सप्लाई, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर्स, मैनी अदर थिंग्स। तो जब हम किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को पूरे देश की समस्या समझते हैं, यानी कि इशू एज अ होल, पूरे देश की समस्या, तो वो बन जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। दैट ब्रांच कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑपोजिट टू दिस माइक्रो इकोनॉमिक्स, विच मीन्स व्हेन वी स्टडी द इकोनॉमिक इश्यूज एज अ स्मॉल यूनिट, यानी हम उसके छोटे छोटे टुकड़े करके समझने की कोशिश करते हैं, तो वह आपको कहलाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है वो। आगे बात समझ में? यानी जब आपके इश्यूज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, लाइक जब हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड यानी टोटल डिमांड, तो टोटल डिमांड के बारे में बात आएगी, तो टोटल डिमांड क्या हो गया? पूरी कंट्री डिमांड हो गई, तो ये बन जाएगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? लेकिन जब एग्रीगेट डिमांड को हम छोटे पार्ट डिवाइड करते हैं और हम बात करते हैं डिमांड ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, तो ये आपकी छोटी सी चीज़ है, आपके इकोनॉमिक्स के छोटे से पार्ट है, डिमांड, सप्लाई। तो हम एग्रीगेट वर्ड यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, ओनली डिमांड। तो डिमांड वो कुछ स्टेट की हो सकती है, वो डिमांड कुछ जोन की हो सकती है, वो डिमांड कुछ एरिया की हो सकती है, तो वो कहलाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि वो चीज़ें क्या हो गई? छोटी छोटी हो गई हैं, स्मॉल पीसेस में हम उसको स्टडी करते हैं। इज़ इट क्लियर? तो ये आपका था मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके डिफरेंसेस भी हैं, उसको हम लोग आगे स्टडी कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स। तो हम इसमें देखने जा रहे हैं कि कुछ हमारे इकोनॉमिक टर्म्स हमको बताई गई हैं, उन्हें हम कैसे कंसीडर करते हैं। तो कुछ टर्म्स हमारे पास हैं, दैट इज़ कि कंज्यूमर कौन होता है, हु इज़ कॉल्ड एज कंज्यूमर, हु इज़ कॉल्ड एज प्रोड्यूसर, इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है, इनकम क्या है। ये कुछ हमारे पास बेसिक टर्म्स हैं जिनको हमें स्टडी करना है आज। तो स्टार्ट करने से सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर से। तो कंज्यूमर कौन है? आप कहेंगे सर मैं भी कंज्यूमर हूँ, सामान खरीदता हूँ, सामान परचेज करता हूँ, कंज्यूम करता हूँ, तो येस आई एम कंज्यूमर। तो डेफिनेटली यू आर अ कंज्यूमर। कंज्यूमर इज़ द पर्सन हु स्पेंड हिज मनी टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज नीड। सिंपल सी बात है कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो सामान को परचेज करता है, उसे पैसा खर्च करता है, वो कंज्यूमर कहलाता है। ही इज़ बीइंग कैटेगराइज्ड इन एज अ कंज्यूमर। दूसरा आपका आता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर सामान परचेज नहीं करता, और परचेज करता भी है तो अपने नीड को पूरा करने के लिए नहीं करता है,
वो किस लिए करता है? फॉर अर्निंग प्रॉफिट। तो प्रोड्यूसर इज अ पर्सन हु इन्वेस्ट हिज अमाउंट, इन्वेस्ट हिज मनी इन ऑर्डर टू increase the productivity of his business and to increase his profitability। दो चीज़ फोकस करता है, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी। उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कंज्यूमर तक कैसे पहुंचने वाला है, ही इज जस्ट फोकसिंग ऑन अर्निंग द प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रोडक्टिविटी को फोकस करता है और प्रॉफिटेबिलिटी को फोकस करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर। क्लियर है? थर्ड आपका आता है इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है? कंजम्पशन वो पैसा होता है जिसको आप खर्च करते हैं, जिसको आप स्पेंड करते हैं सिर्फ अपने नीड को पूरा करने के लिए। लाइक भूख लगी है, आपने 50 रुपये दिया और ढाबे पे एक थाली खाना खाया, तो दैट इज़ योर कंजम्पशन। तो कंजम्पशन के पीछे जो मोटिव होता है वो क्या है? सेटिस्फैक्शन ऑफ योर नीड है। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो होता है, पैसा वहाँ भी खर्च होता है, लेकिन वहाँ पैसा खर्च करने के पीछे जो रीज़न होता है वो आपकी नीड पूरा करना नहीं होता है, वो आपका होता है फॉर अर्निंग इनकम, फॉर अर्निंग प्रॉफिट। तो ऐसे में जब आप कुछ रुपए लगाते हैं ये सोच करके कि मुझको 2 महीने बाद, 4 महीने बाद 10 रुपये, 5 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये आएगा, तो आपका जो मोटिव क्या था? पैसा, मनी, यस। तो पैसा आप कमाने के लिए आपने कुछ रुपए इन्वेस्ट किया, वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट, और नीड को पूरा करने के लिए पैसा खर्च करते हैं वो कहलाता है कंजम्पशन, और वो कंजम्पशन करने वाला बंदा कहलाता है कंज्यूमर। क्लियर है डिफरेंसेस? एंड द लास्ट वन इज इनकम। इनकम क्या होती है भाई? इनकम इज द रिवार्ड विच इज रिसीव्ड बाय अ पर्सन फॉर गिविंग हिज सर्विसेज। अपनी सेवाओं को देने के बाद जो उसके बदले में रिवार्ड मिले वो क्या कहलाएगा? उसके लिए इनकम कहलाएगा। तो ऐसे में अगर हम बात करें प्रोड्यूसर की, तो प्रोड्यूसर अपने गुड्स को प्रोड्यूस करता है, गुड्स प्रोड्यूस करता है, फिर उसको बेचता है, तो बेचने में जो पैसा रिसीव होता है वो उसके लिए इनकम हो गई। ऐसे में आपका लेबर जो अपनी कड़ी मेहनत से, अपनी ताकत से दिन रात 8 घंटा 10 घंटा काम करता है फैक्ट्री में, और महीने के आखिरी में या हफ्ते में आखिरी में वेजेस और सैलरी रिसीव करता है, वो उसके लिए इनकम हो गई। तो इनकम क्या है? इनकम इज़ रिवार्ड फॉर गिविंग योर सर्विसेज, सिंपल से लैंग्वेज में। क्लियर है? तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ चुके होंगे। ये तीनों आपके जो टॉपिक था, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, आपके इकोनॉमिक्स डेफिनेशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट छोटा सा, और आपका बेसिक टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर है? तो by this I will end my video and I will be back soon with the next video, the next topic of this chapter. Till that, just give your hard work and goodbye. Bye.